हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स के बारे में। और ये एक रैपिड रिवीजन सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको जल्द से जल्द सारे के सारे चैप्टर्स कराए जाएंगे मेन पॉइंट्स के साथ, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई मेन पॉइंट ना छूटे। आप इन पॉइंटर्स को, इस समरी को याद भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो उसके साथ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो अ लेटर टू गॉड, उसके बाद हमें नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें हमारे 2 चैप्टर हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। उसके बाद मिजबिल द ऑटर, मैडम राइड्स द बस, सरमन एट बनारस एंड द प्रपोजल। इन चैप्टर्स को हम करेंगे और थोड़ा सा जल्दी करेंगे ताकि आपका कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो सके। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अ लेटर टू गॉड से। चलिए, अ लेटर टू गॉड। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. He was going to get a good crop this year. He was hoping for a good rain. लेंचो एक फार्मर था जो कि उम्मीद कर रहा था कि उसकी जो फसल इस साल बहुत अच्छी होने वाली है, और वो रेन की तैयारी कर रहा था, रेन का वेट कर रहा था। द रेन स्टार्टेड बट इट सून चेंज इनटू अ हेलस्टॉर्म. बारिश हुई लेकिन जो बारिश थी वो ओलों में बदल गई, हेलस्टॉर्म. द क्रॉप वॉज फुली डिस्ट्रॉयड. और जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई. लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड. लेंचो का विश्वास भगवान में बहुत था. सो ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस. और इसलिए वो भगवान को लेटर लिखता है ताकि भगवान उसको 100 पीसोस बाकी मनी है जो उसको भेज सके. आगे देखते हैं. The postmaster read his letter and decided to send him money just to maintain his faith in God. और जो वहाँ पे पोस्ट मास्टर्स थे वो डिसाइड करते हैं कि उसको पैसे भेजेंगे ताकि जो उसका विश्वास है वो भगवान में टूटे नहीं. लेंचो फाउंड 70 पीसोस इन दी एनवलप. जब उसको वो एनवलप मिलता है, लिफाफा मिलता है जिसमें पैसे थे, तो उसको 75 पीसोस मिलते हैं, विच ही थॉट दैट सेंट बाय गॉड. ही गॉट एंग्री when he counted the money. और जब उसने उन पैसों को काउंट किया तो वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको पता था ये जो पैसे हैं वो भगवान ने भेजे हैं और भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते. उसको 75 पीसोस नहीं भेजेंगे, 100 पीसोस भेजेंगे. आगे देखते हैं. नेक्स्ट, he wrote another letter to send remaining money. He added that the money not टू बी, यहाँ पे नॉट के बाद टू लगा लेंगे आप, नॉट टू बी सेंड थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स. और वो बोलता है कि जो इस पर आप पैसे भेजेंगे वो मुझे इन पोस्ट मास्टर्स के थ्रू ना भेजें बल्कि डायरेक्ट भेजें, क्योंकि ये जो पोस्ट मास्टर्स हैं वो क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं और उनको वो बंच ऑफ क्रूक्स कह के बुलाता है. चलिए, तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. मेन थीम इसकी ये थी कि जो लेंचो है उसका जो फेथ है गॉड में वो बहुत अटूट होता है और वो टूटता नहीं है. इसलिए जो पोस्ट मास्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उसकी वो हेल्प करेंगे और उसका जो विश्वास है भगवान में टूटने नहीं देंगे. हालांकि जो हेल्प थी वो पोस्ट मास्टर्स ने की थी, ना कि भगवान ने, क्योंकि भगवान के रूप में पोस्ट मास्टर्स ही उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चैप्टर हमारा नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. देखिए, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. तो जो नेल्सन मंडेला थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं. कहाँ के? साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं वो. और 3 centuries यानी 300 सालों से भी ज़्यादा हो जाते हैं. वहाँ पे कभी भी कोई ब्लैक पर्सन जो कि वहाँ का हो और वो प्रेसिडेंट बना हो, ऐसा कभी हुआ नहीं था. तब देखते हैं. नेक्स्ट, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया ऑन 10th May. यहाँ पे ये 10th May है, इसको 10th कर लेंगे आप. 10th May 1994. तो ये जो सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन हुआ था, सेरेमनी टुक प्लेस, वो कहाँ पे होती है? यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्पी थिएटर में होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. इन साउथ अफ्रीका
मे फॉल्स इन साउथ अफ्रीका मे फॉल्स इन ऑटम सीजन। जो मई का जो महीना होता है वो ऑटम सीजन में होता है। दस 10th मे इज कॉल्ड एन ऑटम डे। तो उस 10th मे को क्या बोलते हैं? ऑटम डे बोला जाता है। आगे मंडेला वॉज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर जिनानी। तो जो उसकी डॉटर थी जिनानी, उसके साथ वो वहाँ पे आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। वहाँ पे जो इंटरनेशनल गेस्ट वगैरह आते हैं उन सभी को वो लीडर्स को थैंक्स बोलता है। इट वॉज एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन। तो अब ये क्या था, जो कंट्री बनी थी, नई कंट्री बनी थी, उसका आज सभी लोग सम्मान कर रहे थे, सभी लोग उसको पहचान रहे थे, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, उसको एक पहचान मिली थी नई कंट्री को। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स फॉर लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, एक धारणा बनाई, कुछ रूल्स सेट किए कि जो जिसमें क्या हुआ कि लोगों को आज़ाद किया, और जो बॉन्डेज है, जो गरीबी के जो बॉन्डेज है, उसकी जंजीरों से उनको आज़ाद कराया, डिप्राइवेशन और इन सब चीज़ों से उनको आज़ाद कराया, और जो सफरिंग थी, जो उनके दुख दर्द थे, उनसे आज़ादी उनको दिलवाई। द हाईएस्ट मिलिट्री सर्वेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेस देयर loyalty. It was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. और अब क्या होता है, जो सबसे बड़ी पोस्ट के जो रैंक ऑफिसर्स थे, जो मिलिट्री मैन थे, वो क्या करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई ब्लैक पर्सन को सैल्यूट किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करते भी थे तो वो उनको गिरफ्तार कर लिया करते थे। जब वो अपार्थाइड एक टर्म है जिसमें कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक पर्सन के साथ, ब्लैक लोगों के साथ, इसको हम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। तो ये जो रंग भेद होता है, ये इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था वहाँ पे ब्लैक्स के साथ, किसके द्वारा? वाइट्स के साथ, जो कि ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट, और उनको अगर वो ऐसा सैल्यूट करते कभी तो उनको वो गिरफ्तार कर लिया करते थे। आगे देखते हैं। ऑन द डे ऑफ इनोग्रेशन टू नेशनल थीम्स वर संग। कुछ दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे उस टाइम पे। नेशनल एंथम्स दो गाए गए थे, वन बाय द वाइट्स, एक वाइट्स ने गाई थी और दूसरा ब्लैक्स ने गाई थी, सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ नेशन। और इसलिए गाई थी ताकि वो इक्वलिटी की समानता को दिखा सके। करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि हमें डर नहीं है, बट अ विक्ट्री ओवर फियर। पर ये जीत है किसके ऊपर? डर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू मंडेला ब्रेव मैन शुड बी एबल टू कन्क्वायर फियर। मंडेला कहते हैं कि जो बहादुर लोग होते हैं वो डर को काबू कर लेते हैं, डर को जीत लेते हैं। मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज़ टू ओब्लिगेशंस। कहते हैं कि दो जिम्मेदारियां होती हैं हर इंसान की। फर्स्ट इज टू हिज फैमिली। पहला उसकी फैमिली के तरफ, फैमिली प्रेजेंट्स, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली की तरफ, वाइफ की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ, माता पिता की तरफ। और सेकंड ऑब्लिगेशन होता है टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड कंट्री। दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी जो उसकी जिम्मेदारी बनती है वो उसके लोगों के प्रति होती है, उसकी कम्युनिटी के प्रति, उसके समाज के प्रति, उसके देश के प्रति होती है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस चैप्टर में आपको अपार्थाइड के बारे में बताया गया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया था कि कैसे वहाँ के लोगों ने अपने आप को उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से और वहाँ की गुलामी से अपने आप को आज़ाद कराया, जिसमें नेल्सन मंडेला का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें हमारे दो चैप्टर हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एक चिड़िया की कहानी है ये, आइए देखते हैं इसको। अ लिटिल सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। एक सीगल थी, छोटी सीगल, चिड़िया, वो उड़ने से डरती है। हिज पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू एनकरेज हिम टू फ्लाई। और वो उसको बहुत एनकरेज करते हैं ताकि वो फ्लाई करे, उड़े, लेकिन नहीं उड़ती है। ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट हेल्प हिम इन फ्लाइंग। और वो सोचता है, वो जो पक्षी है वो सोचता है कि मेरे पंख काम नहीं करेंगे अगर मैं उड़ना स्टार्ट करूँगा तो। हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम टू स्टार्व बट फेल्ड। दे डिडंट गिव हिम एनीथिंग टू ईट सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। वो उसको कुछ खाने के लिए भी नहीं देते, उसको भूखा प्यासा छोड़ देते हैं ताकि उसको मोटिवेट करें। इस तरह से वो उसको मोटिवेट करते हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई उस पर असर नहीं होता है। आगे देखिए।
हिज मदर थॉट ऑफ अ प्लान, उसकी माँ ने एक प्लान बनाया. शी टुक अ पीस ऑफ फिश एंड वेंट नियर हिम. उसकी माँ उसके पास जाती है, एक दूसरी एज के पास जाती है. सामने वाली एज यानी कि जहाँ पे वो पहाड़ी पे रहते हैं, एक उसी के सामने दूसरी पहाड़ी होती है, उस साइड जाके वो चली जाती है और एक फिश को लेती है और अपने सामने रखती है. द यंग सीगल वॉज मैड विद हंगर. अब 2 दिन हो चुके थे, 24 घंटे ज़्यादा हो चुके थे और उसको भूख लग रही थी छोटे सीगल को. अब वो क्या करता है उसके लिए, सो ही डाइव एट द फिश. अब वो देखता है कि माँ उस फिश को पंजे में दबा के रखी हुई है और वो आगे बढ़ता है और वो एज से गिर जाता है. बट फेल फ्रॉम द एज, और वो एज उस किनारे से, पहाड़ी के किनारे से गिर जाता है. ही ट्राई टू फ्लैप हिज विंग्स एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम ही फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग. और वो देखता है कि जब वो गिरता है अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है और धीरे धीरे वो उड़ने लगता है. ही वॉज स्क्रीमिंग विद जॉय, वह काफ़ी खुश हो जाता है सीगल. दस द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. इसी तरह जो सीगल था उसने अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट को एंजॉय किया. चलिए अब हम आगे देखते हैं. नेक्स्ट आपका द ब्लैक एरोप्लेन. चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं. वंस द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस एंड गोइंग टू इंग्लैंड. तो जो इस पे हमारा पायलट है वो ओल्ड डकोटा फ्लाई करता है फ्रांस से, कहाँ जा रहा है, वो इंग्लैंड को जा रहा है. ही वॉज ड्रीमिंग. ये जो कहानी ब्लैक एरोप्लेन, ये कहानी है एक मिस्टीरियस एरोप्लेन के बारे में, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और आपके जितने भी दोस्त यार हैं जो अभी रैपिड रिवीजन करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सारी समरीज को याद करना चाहते हैं और पॉइंटर्स को नोट डाउन करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर सेंड करें ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके. चलिए इसी तरह से मैं पोएम्स को भी कवर कर दूंगा और जो हमारी दूसरी बुक है फूड प्रिंट्स विदाउट फिट, उसको भी कवर कर दूंगा. ग्रामर सेक्शन को भी मैं एक बार थोड़ा सा बता दूंगा आपको कि कैसे आपको अटेंड करना है. चलिए. वंस द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा ओवर फ्रांस एंड गोइंग टू इंग्लैंड. ओल्ड डकोटा जो प्लेन था उसका वो उड़ा रहा था, फ्रांस से कहाँ, इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ टेकिंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. सडनली ही सॉ स्टोमी ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम. वो अचानक देखता है आसमान में कि काले काले बादल उसके सामने हैं. पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स अवे एंड ही हैड नॉट इनफ फ्यूल. अब जो पेरिस था जहाँ से वो आया था वो 150 किलोमीटर पीछे था. अब वो वापस जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास इनफ फ्यूल नहीं था. सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म. अब उसने सोचा कि मैं इस तूफान के अंदर से चला जाता हूँ. आगे देखते हैं. नेक्स्ट. इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ही कुड नॉट सी एनीथिंग एंड ऑल हिज इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग. वो उस बादल के अंदर देखता है, उस बड़े ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स के अंदर देखता है कि जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स है वो काम करना बंद कर देते हैं. सडनली ही सॉ अनदर एरोप्लेन विदाउट लाइट्स. फिर वो देखता है कि जो एक वहीं पर एक, अब वो फंस चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आता, तभी अचानक से वो एक एरोप्लेन को देखता है विदाउट लाइट्स, उस पर लाइट नहीं होती है. इट्स अ पायलट इंडिकेटेड हिम टू फॉलो. और जो उसका पायलट था वो उसको हाथ दिखाता है और उसको फॉलो करने के लिए कहता है. आफ्टर एन आवर ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. करीब करीब एक आधे घंटे के बाद वो क्लाउड से बाहर आ जाता है एंड फाउंड अ रनवे. और उसको रनवे दिख जाता है. रनवे वो होता है जहाँ पे ट्रेन को उतारते हैं. नाउ ही वॉज सेफ एंड हैप्पी. अब वो खुश था और सुरक्षित था. नेक्स्ट. ही वेंट टू कंट्रोल रूम. अब वो कंट्रोल रूम में जाता है, वहाँ पे प्लेन को लैंड करने के बाद, एंड आस्क्ड द वुमन दैट ही वांटेड टू थैंक द पायलट ऑफ दैट प्लेन. और उस पायलट को थैंक करना चाहता जिसने उसकी लाइफ को बचाया है. द लेडी, जो रिसेप्शन पे लेडी बैठती है, वो क्या कहती है. द लेडी टोल्ड हिम दैट देयर वॉज नो अदर प्लेन ऑन द रेडार. कहती है कि रेडार पे सिर्फ आप ही का प्लेन था, आप ही का जहाज था, आप ही का, सॉरी जहाज नहीं, आप ही का एरोप्लेन था और किसी का नहीं था, सिर्फ आप ही फ्लाई कर रहे थे. तो इस बात को सुन के उसको बहुत शॉक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरी हेल्प किसने की. तो इस चैप्टर में आपको यही बताना है कि जो हमारी इनर कॉन्शियस होती है कई बार वो हमें हेल्प करती है एक डेंजर से बाहर निकलने के लिए. और ये भी कह सकते हैं इट वॉज गॉड, इट वॉज हिज इनर कॉन्शियस. ये दोनों आप आंसर में लिख सकते हैं कि जिसने हेल्प की उसको उस स्टॉर्म से, तूफान से बाहर निकलने के लिए. नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. चलिए इसको हम देखते हैं. फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक.
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर, यहाँ पे फॉर नहीं आएगा बेटा, ऑन आएगा, ऑन हर 13th बर्थडे। तो उसको उसके 13th बर्थडे पे डायरी मिलती है। शी क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री 1 अगस्त 1942। तो 42 से लेके जून 42 से लेके 1940 तक की वो अपनी सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखती है। इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। ओरिजिनली ये जो डायरी थी वो डच में लिखी गई थी और इसको बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई ये डायरी। आगे देखते हैं। राइटिंग अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज। राइटिंग इन अ डायरी नहीं बेटा, राइटिंग अ डायरी करेंगे, इसको काट देंगे आप। थोड़ी सी टाइपिंग में एरर हो चुकी है तो उसको आप देख लेंगे, ठीक कर लेंगे। जो मैं आपको करेक्शन बता रहा हूँ वो ठीक कर ले जरूर। राइटिंग अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक के लिए डायरी लिखना थोड़ा सा अलग और स्ट्रेंज, मतलब थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि उसने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी। शी वॉज राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन हर डायरी। और वो सोचती है कि मेरी डायरी में किसी को क्यों ही इंटरेस्ट आएगा। वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है तब। एनी वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, अब वो डायरी लिखना क्यों चाहती है, अपने पास क्यों रखना चाहती है। शी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि उसको लगता है पेपर में बहुत पेशेंस होते हैं, धैर्य होता है इंसानों से ज़्यादा। क्योंकि इंसानों को अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो पलट के जवाब देते हैं, हमसे धोखा करते हैं, लेकिन डायरी या पेपर हमारे साथ ऐसा नहीं करता। हम उसमें अपनी सारी फीलिंग्स को निकाल सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। शी हैड नो वन टू शेयर हर सीक्रेट्स, और उसके पास कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को, अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके। एने प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी थॉट नो वन अंडरस्टैंड्स हर मिस्टेक्स। और वो सोचती है कि कोई भी नहीं, वो अपना स्केच बताती है, अपने बारे में बताती है और ये मेंशन करती है कि कोई भी नहीं कि जो उसकी लाइफ को या उसको समझ सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एने लव्ड हर ग्रैंडमा वेरी मच। जो उसकी ग्रैंडमा थी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन 1941 व्हेन ग्रैंडमा फेल इल, जब उसकी दादी माँ बीमार पड़ जाती है। हर बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, कुछ थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन की गई। ग्रैंडमा डाइड इन 1942, उसकी जो ग्रैंडमा थी, जो दादी माँ थी, वो 1942 में मर जाती है। सो ऑन हिज बर्थडे ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और उसके बाद उसके बर्थडे पे जब भी होता तो वो कैंडल वगैरह जलाई जाती थी ताकि वो उनकी शांति के लिए। मिस्टर कीसिंग, अब हम मेन स्टोरी पे आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप यहाँ पे। मिस्टर कीसिंग, ये हमारे एक टीचर हैं। मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विद एने बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग जो थे एक टीचर थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, किससे, एनी फ्रैंक से, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी। ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो वो एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एनी फ्रैंक को लिखने के लिए, टू राइट एन ऐसे, एक ऐसे लिखने के लिए, ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स के ऊपर। यानी चैटर बॉक्स का मतलब बहुत ज़्यादा बात करना। तो वो उस चीज़ के ऊपर उसको एक लेटर लिखने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट, एने गेव 2 आर्गूमेंट्स फॉर टॉकिंग टू मच। वो 2 रीज़न बताती है कि वो क्यों इतना बात करती है। वन, दैट टॉकिंग इज एवरी स्टूडेंट्स ट्रेट, कहती है हर बच्चा बात करता है, हर स्टूडेंट बात करता है, हर विद्यार्थी बात करता है। पहला तो ये। एंड द सेकेंड, दैट शी हैज़ इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर। बोलता है दूसरा रीज़न ये है कि जो इतना बोलने का जो ट्रेट है, जो गुण है, वो उसको उसकी माँ से मिला है। तो ये 2 रीज़न उसने दिए कि हर बच्चा बोलता है, हर स्टूडेंट बात करता है, और दूसरा कि मेरी माँ बहुत बोलती थी तो मैंने ये क्वालिटी अपनी माँ से प्राप्त की है। मेरी माँ भी बहुत बोलती थी तो मैं भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। मिस्टर कीसिंग अलाउड एनी टॉक इन द क्लास। मिस्टर कीसिंग फिर उसके ऐसे को पढ़ के और जो उसकी पोएम पढ़ के वो बाद में इम्प्रेस होते हैं और वो उसको फिर अलाउ करते हैं क्लास में बोलने के लिए, इन द क्लास। एट द एंड बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस, क्योंकि वो उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस द मैनर इन विच शी जस्टिफाइड हर टॉकिंग ट्रेट, जिस तरह से उसने अपने ज़्यादा बोलने को जस्टिफाई किया वो काफ़ी काबिल तारीफ था। तो वो
उसको अलाउ करते हैं क्लास में बोलने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी करीब करीब हमें 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में हमने 3 से 4 चैप्टर बल्कि 5 चैप्टर करीब करीब रिवाइज कर लिए हैं। और आप अभी अगर यहाँ तक बने हुए तो मुझे लगता है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप सीरियस स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं बस एक ही बात बोलूँगा, आप इन पॉइंट्स को लिखें और याद जरूर करें। आप ऐसा कर सकते हैं, एक चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो उस चैप्टर के पॉइंट्स नोट कर लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें और उसके बाद फिर आप उनको याद करें, फिर नेक्स्ट पे बढ़े। तो ऐसे देखेंगे तो आपका मेरे ख्याल से बहुत जल्दी ये सारी बुक, ये पूरी बुक हमारी फर्स्ट राइट की ख़त्म हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक अगर आप पहुँचें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्रूग और टी फ्रॉम आसाम। सबसे पहले देखेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा। मेन पॉइंट्स देख रहे हैं हम इसके। अ बेकर फ्रॉम गोवा, द ब्रेड मेकिंग इज स्टिल अ पॉपुलर प्रोफेशन in Goa. The father is not alive, but son carries on the family's profession. देखिए, जो ब्रेड मेकिंग है गोवा में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और अगर फादर नहीं भी जीवित होते हैं किसी फैमिली में तो जो उनके बेटे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हैं। The elders in Goa are nostalgic about the old Portuguese days and their famous लोव्स ऑफ ब्रेड। जो ब्रेड की खुशबू है, ब्रेड की जो फूलापन होता है और जो हमारे पोर्तुगीज़ जो पहले वहाँ पे राज किया करते थे, वहाँ पे रहते थे गोवा में, तो उनके बारे में जो पुराने लोग हैं उनको उस चीज़ के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द बेकर इज़ नोन एज पैडर इन गोवा। जो बेकर, उनको पैडर बोला जाता है गोवा में। दे कम ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आते हैं, वंस इन द मॉर्निंग एंड देन अगेन व्हेन दे रिटर्न विद एम्प्टी बास्केट। और दोबारा जब वो वहाँ से निकलते तो खाली बास्केट के साथ निकलते, क्योंकि तब तक उनकी सारी ब्रेड्स बिक जाती हैं। द बेकर ऑफ ओल्ड डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज काबीब। जो पुराने लोग थे जो ब्रेड बेचा करते थे, जो उनकी जो ड्रेस होती थी उनको काबई करके बोला जाता था। नेक्स्ट, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड। जो वहाँ पे ब्रेड सेलर होते थे, जो बेकर होते थे, वो अपने जो महीने के एंड पे वहाँ पे लोगों से पैसा इकट्ठा किया करते थे, अपना वो बिल देते थे उनको कि आपका इतना ब्रेड का बिल हुआ और उसको लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। कहीं पेंसिल से किसी दीवार पे लिख दिया जाता था ताकि वो जो बिल है उसको आराम से कैलकुलेट किया जा सके कितना बिल बना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। जो बेकिंग थी वो ओल्ड डेज में प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर थे, जो ये ब्रेड वगैरह बनाते थे, वो कभी भूखे नहीं मरे क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ करता था, तो और उनकी लाइफ आसानी से बीत जाया करती थी। चलिए अब आगे देखते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्रूग। Krug is situated in the midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. It is the paradise on earth. वो मैसूर के बीच में इस तक कोस्टल टाउन पे, किनारे पे, कौन से किनारे पे? मैंगलोर के किनारे पे, और इसको पैराडाइज कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है अर्थ पे। द पीपल ऑफ क्रूग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट। जो वहाँ के लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर ऑफ अरेबिक डिसेंट। और वहाँ के जो लोग हैं वो अरेबिक डिसेंट के हैं। अरब से जो लोग आए हैं उनके उस डिसेंट के लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है। क्रूगी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो वहाँ लोग जाते हैं उनकी वो काफ़ी अच्छी खातिरदारी करते हैं। दे आर विलिंग नेक्स्ट है दे आर विलिंग टू, यहाँ पे स्पेस होगा, ये हो जाएगा टू रिकाउंट। दे आर विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वो जो वहाँ के लोग थे वो अपने परदादाओं की कहानियों को, उनके बहादुरी को बड़ा याद करते हैं
अपने बेटों की, अपने उनके उनके बाप की, वो उस चीज़ को बड़ा याद करते हैं कि कैसे वो लोग बहादुर थे बहुत ज़्यादा। क्रूक इज़ अ कुर्ग इज़ अ प्लांटेशन हाउस फॉर कॉफ़ी, वहाँ पे कॉफ़ी उगाई जाती है। इट इज़ अ मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग में ये मेन प्लांटेशन होती है, मेन क्रॉप होती है, मेन फसल होती है। द स्पोर्ट्स दैट कुर्ग ऑफर्स टू टूरिस्ट, जहाँ वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको जो स्पोर्ट्स खेलने को मिलते हैं वो है रिवर राफ्टिंग, कॉनिंग होती है, रैपलिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, माउंटेन बाइकिंग होती है और ट्रेनिंग वगैरह ये सब कराए जाते हैं जहाँ भी हम जाते हैं। जैसे कि अगर आप कभी पहाड़ी स्टेज पर जाएंगे तो ये सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आपको करने को मिल जाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं जो कि हमारा है टी फ्रॉम आसाम, उसको देखते हैं। नेक्स्ट, टी फ्रॉम आसाम। प्रांजल प्रांजल एंड राजवीर गोइंग टू आसाम, प्रांजल और राजवीर आसाम जाते हैं। प्रांजल बिलोंग्स टू आसाम, जो प्रांजल है वो आसाम से बिलोंग करता है और राजवीर दिल्ली से बिलोंग करता है। राजवीर इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो आसाम, राजवीर बहुत एक्साइटेड है आसाम जाने के लिए। और लेकिन जो प्रांजल है, प्रांजल इज़ नॉट दैट एक्साइटेड, क्योंकि प्रांजल आसाम से ही है तो वो उतना एक्साइटेड नहीं है। राजवीर एंजॉयज द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, जो ब्यूटीफुल सीनरी है, जो वहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो सीनरी है आउटसाइड विंडो, वो देखता है, बहुत इसमें वो इंटरेस्ट पाता है और बहुत अच्छा लगता है। राजवीर शेयर्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, राजवीर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है प्रांजल से टी के बारे में कि टी कैसे बनती है, कैसे होता है। इस सारी इन्फॉर्मेशन शेयर्स अ चाइनीज़ एंड एन इंडियन लेजेंड, जो जैसे कि जो इंडियंस शेयर करते हैं या फिर चाइनीज़ लोग शेयर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है वो कहीं ना कहीं राजवीर के पास होती है। तो जो प्रांजल है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी नॉलेज से काफ़ी खुश होता है। प्रांजल्स फादर ऑल्सो अमेज टू सी राजवीर नॉलेज अबाउट टी, जो प्रांजल के फादर हैं वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन से काफ़ी प्रभावित होते हैं और काफ़ी उनको अच्छा लगता है कि राजवीर को इन सब के बारे में काफ़ी पता है। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, छोटे छोटे चैप्टर थे हमारे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मिजबिल द ऑटर, उसको हम देखते हैं। चलिए, मिजबिल द ऑटर। Otters are found in large numbers in marshes near Basra, a town in Iraq. इराक के टाउन बसरा में है, हमें जो ऑटर्स हैं बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। मैक्सवेल जो हमारा मेन कैरेक्टर है कहानी का, डिसाइड करता है कि वो एक पैट को पालेगा जो कि ऑटर होगा। वन ऑफ हिज फ्रेंड उसके लिए एक उसका दोस्त ऑटर को अरेंज भी कर देता है। ऑटर के बारे में कहा जाता है कि इट रिजेंबल्स टू अ स्मॉल मिडिवली कंसीव ड्रैगन, वो एक ड्रैगन की तरह, एक कहानी में जो हिस्ट्रीज में हमें ड्रैगन देखने को मिलते हैं, कहानी के पात्र उसकी तरह लगता है। मिजबिल द ऑटर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मिजबिल जो ऑटर होते हैं, ऑटर जो होते हैं अपना अधिकतर टाइम खेलने में बिताते हैं। रबड़ को सफल करने में, यहाँ से वहाँ धकेलने में उनको बड़ा मज़ा आता है। अराउंड द रूम, अगर एक रूम है तो रूम के चारों ओर से धकेलते हैं। मार्बल्स, कंचे खेलना उनको बड़ा पसंद है, मार्बल्स खेलना पसंद है। मिजबिल का जो फेवरेट पास टाइम है वो है टॉय के साथ खेलना। विजुअल वॉज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड, उनको इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। द एयरलाइन जो कि जहाज वाले थे, जो एरोप्लेन वाले थे, वो क्या कहते हैं, द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड, जो एरोप्लेन वाले हैं वो कहते हैं कि मिजबिल को पैक किया जाए इन अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरीड ऑन द फ्लोर एट हिज फीट, और उसको क्या नाम अपने एक बॉक्स में पैक करके ले जाया जाए जो कि जो 18 इंचेस बड़ा ना हो, स्क्वायर बॉक्स, उसके अंदर उसको रख के ले जाए और साथ में अपने पैर के साथ ही इसको रखें ताकि ये निकले नहीं। नेक्स्ट, इन बाथरूम मिज वेंट वाइल्ड विद वाटर, अगर वो कभी पानी में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं और परेशान, मतलब अपने एक दूसरे बहुत मस्ती करते हैं। प्लंजिंग, रोलिंग एंड वेंट अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब, और बाथ में वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब वो ट्रैवल कर रहा होता है उसमें, उसके बारे में अब देखते हैं। ये लाइन आप थोड़ा सा इसको, पहले जब हम मिजबिल के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ पे जब हमने बात की थी ना फेवरेट पास टाइम, इस लाइन को आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक सेकंड, चलिए, तो इस लाइन को आप यहाँ पे पास टाइम के बाद ऐड कर देंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
द एयर होस्टेस सजेस्टेड टू हैव हिज पेट ऑन हिज नी, वो अपने पैरों के पास रखे उसको। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, और वो उस बॉक्स में से निकल जाता है। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वर स्क्वैक्स एंड शिक्स, लोग चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, अ रैट, एक चूहा आ गया, चूहा आ गया। द एयर होस्टेस सजेस्टेड दैट आई रिज्यूम माई सीट, वो आई रिज्यूम माई सीट वो उसके लिए बोला जा रहा है, किसके लिए, जो राइटर है, कि वो बैठ जाए और बस बैठ जाए अपनी सीट पे। दैट शी विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू हिम, और ब्रिंग इट टू मी, और बोलता है कि वो उस जानवर को पकड़ के उसके पास ले आएगी। आगे देखते हैं। सडनली मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगेन टू नोजल माई फेस एंड नेक, और वो उसको फिर वहाँ से पकड़ के ले आया जाता है, अपनी वो आ जाता है वहाँ पर, और अपनी नाक वो उसके पैरों पे ऐसे करके वो रगड़ने लगता है। इन लंडन मिज वुड प्ले फॉर आवर्स विद सिलेक्शन ऑफ टॉयज, पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर, वहाँ पे वो बहुत सिलेक्टिव होके, लंदन में जब वो पहुँच जाता है, बहुत सिलेक्टिव होके अपने टॉयज़ के साथ, खिलौने के साथ, पिंग पोंग बॉल्स के साथ वो खेला करता था। नेक्स्ट, जो लंदन के लोग थे, लंडनर्स गेस ऑटर बिलोंग टू कंपेरेटिवली टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टिलिन्स, शेयर्ड बाय द बेडर share by the badger, mongoose, weasel, stoat, mink and otters and others। तो ये जितने भी जानवर मैंने आपको यहाँ पे बताए, ये सारे उनसे वो कंपैरिजन करते हैं कि इसकी तरह जो ऑटर्स हैं वो लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। बेसिकली चैप्टर में मंगूस के बारे में कि मंगूस कैसे दिखते हैं, वो उनका फेवरेट पास टाइम क्या, वो कैसे खेलते हैं, और मेन इंसिडेंट ये है कि जो वो एयरक्राफ्ट में छूट जाते तो वो परेशान करता लोगों यहाँ से वहाँ, और जो लेडी होती है, जो एयर होस्टेस होती है, वो बोलती है सर आप अपनी सीट पर बैठे रहिए, मैं उसको पकड़ के लाती हूँ। और इस इतने ही बीच मंगूस अपने मालिक को पहचानता है, उसके पास वो आ जाता है, फिर वो उसको अपने पास रख लेता है। तो यही मेन आपकी कहानी है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। वल्ली इज एन 8-year-old गर्ल। वल्ली में इसका पूरा नाम है। वल्ली 8 साल की लड़की होती है। शी हैज़ नो प्लेमेट्स, उसके कोई दोस्त नहीं है। शी स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम स्टैंडिंग, टाइम के बाद यहाँ पे गैप आएगा, टाइम के बाद स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर वे ऑफ हर हाउस, अपने घर के बाहर वो खड़ी रहती है, इसी में उसका ज़्यादा टाइम पास होता है। अ बस रन्स बिटवीन वल्लीज विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, एक बस वहाँ से निकलती है जो वल्ली घर से निकलती है और दूसरे पास के ही टाउन में जाती है। इट पासिस थ्रू वल्लीज स्ट्रीट आफ्टर एन आवर, आफ्टर एवरी आवर, यहाँ पे आप गैप दे देंगे स्ट्रीट के बाद आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एवरी आवर, 1 घंटे के बाद वो बस निकलती है। नेक्स्ट, a strong desire creeps in her mind. She wants to have a ride in the bus. Valli starts making her plan for many days and months. She collects all the information she can about the bus. वो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना बस की राइड ली जाए, और वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। मंथ्स उसको लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है बस के बारे में। नेक्स्ट, Valli comes to know that the bus takes 45 minutes to reach the town. उसको 45 मिनट लगते हैं बस को टाउन पहुंचने में। She also comes to know that one way fare is 30 पैसे, बोलते कि 30 पैसे लगते हैं एक साइड के। Valli saves every penny she can. वो बहुत पैसा इकट्ठा करती है, जितने भी पैसे जमा कर पाती है। At last one fine spring afternoon she boards the bus. और फिर एक दिन वो स्प्रिंग के सीजन में वो बस को बोर्ड कर लेती है। द कंडक्टर ऑफर्स टू हेल्प हर, उसको वो हेल्प करता है टू गेट ऑन द बस। वली सेज दैट शी इज़ नो चाइल्ड एंड कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, और बोलती है कि नहीं मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ और मैं खुद चढ़ सकती हूँ। उसके बाद देखते हैं, द बस स्टार्ट्स एंड वली एंजॉयज ऑल दी साइट्स। बस स्टार्ट होती है, वो सारी साइट्स को एंजॉय करती है। शी सीज आउटसाइड द बस, वो बस के बाहर देखती है। शी स्टैंड्स अप ऑन हर, यहाँ पे गैप दे देंगे, ऑन हर सीट टू एंजॉय हर जर्नी, और वो अपनी
बस पे खड़ी होती है, अपनी सीट पे खड़ी हो जाती है और बाहर के व्यू को एंजॉय करती है। एन एल्डरली वुमेन टेल्स टू सिट डाउन ऑन द सीट बट वली डज नॉट लाइक बीइंग एडवाइज्ड। एक वहाँ पे लेडी होती है बस में, वो बोलती है कि आप बैठ जाओ अपनी सीट पे, खड़े मत रहो, आपको चोट लग जाएगी। शी सेज दैट शी इज़ नो चाइल्ड एंड हैज़ मेड हर फेस, और हैज़ पेड हैज़ मेड हर फेयर। यहाँ पे मेड नहीं होगा, एंड यहाँ पे इसको काट देंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे, एक सेकंड, ये इसको काट देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पेड, यहाँ पे पेड कर देंगे। एंड हैज़ पेड हर फेयर, वो बोलती है कि वो छोटी सी उस बच्ची, वो बोलती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मैंने अपना किराया पूरा लिया है, तो मैं मेरी मर्ज़ी में कैसे भी जा सकती हूँ। तो वो बल्ली, जो वल्ली मई है, तो वो एक्चुअली वो छोटी सी बच्ची है और उसे नहीं पसंद कि वो कोई उसको ज़्यादा टोके या समझाए, और वो जो काम कर रही थी उस पर सीट पे खड़े होके बाहर देख रही थी, तो उससे उसको चोट लग सकती थी। तो सभी कंसर्न थे उसके लिए, वो छोटी बच्ची ही थी ताकि उसके चोट ना लग जाए, इसलिए वो सब उसको एडवाइस कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। Suddenly a young cow comes running fast right in front of the bus. For Valli it is a funny sight. यहाँ पे गैप दे देंगे, फनी साइड था ये। She claps her hands in joy. At last the cow moves off the road. वल्ली गाय को देखती है जो बस के सामने से गुजरती है, और वो उसको देख के बहुत खुश हो जाती है, तालियां बजाने लगती है, वो उसको बहुत इंजॉय करती है सीन को। When the bus reaches the town, the passengers get down the bus, but Valli keeps sitting in the bus. सभी वहाँ पे उतर जाते हैं टाउन पहुँचने के बाद, लेकिन वल्ली बस में बैठी रहती है। आगे देखते हैं। The conductor offers to buy a drink for Valli, but she refuses firmly. वल्ली मना कर देती कि नहीं, उसे कोई ड्रिंक वगैरह या कुछ खाने पीने के लिए नहीं चाहिए। Then the bus starts to go back to the village. फिर से बस स्टार्ट होती है विलेज जाने के लिए। अगर वल्ली उस बस से उतरती तो शायद वो खो जाती, इसलिए वो एक ही बस को आके उसी में आई है और उसी में वापस जाना चाहती है। वल्ली गेट्स हर टिकट फॉर द रिटर्न जर्नी, वो रिटर्न जर्नी के लिए अपनी टिकट लेती है। अगेन देयर वॉज वंडरफुल साइट्स, बहुत बढ़िया बढ़िया साइट्स फिर से विंडो के बाहर दिख रहे थे उसको, बस के बाहर। सडनली शी सीज अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड, और फिर वो देखती कि एक गाय मरी पड़ी है सड़क के किनारे। इट वॉज द सेम काउ, वही गाय थी जो वल्ली ने देखी थी अपनी जर्नी के टाइम पे, और वो अब मर चुकी है। नेक्स्ट, वल्लीज enthusiasm is all gone. Now she is no longer interested in the things outside. She remains glued to her seat all through the remaining journey. और फिर वो जो उसमें उत्साह था वो जर्नी के लिए, वो ख़त्म हो चुका था। उसने डेथ को देखा था और वो समझ गई थी कि जो यहाँ पे इंसान हैं वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, वो दूसरों की परवाह नहीं करते जान की, चाहे वो जानवर हो या फिर वो इंसान हो। और वल्ली इस डेथ को देख के काफ़ी घबरा गई थी और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ वो देख पाती। और फिर वो पूरे रास्ते भर बिल्कुल शांत होके अपनी सीट पे बैठ के घर जाती है वापस। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, और ये वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लग रहा है, पूरी सीरीज़ कैसे लग रही है, ताकि मैं अगर कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरमन एट बनारस। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं जो कि हमारा सरमन एट बनारस। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। गौतम बुद्धा, ये गौतम बुद्धा के बारे में चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है, आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली। गौतम बुद्धा रॉयल फैमिली में बॉर्न हुए थे। हिज रियल नेम सिद्धार्थ गौतम था, उनका रियल नेम था सिद्धार्थ गौतम। वो 12 ईयर्स के थे एंड ही वॉज सेंट टू स्टडी सैक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड रिटर्न आफ्टर 4 ईयर्स एंड वॉज मैरिड टू अ प्रिंसेस। और उसके बाद जब वो 12 साल के थे तो उनको हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 4 साल के बाद जब वो वापस आते हैं तब उनकी शादी कर दी जाती है। आगे देखते हैं। द प्रिंसेस हैड अ सन एंड लिव्ड विद हिज फैमिली फॉर 10 ईयर्स। और द प्रिंस, जो प्रिंस है वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं करीब 10 साल तक। ऑन हंटिंग ट्रिप, एक दिन हंटिंग ट्रिप पे जब वो जाते हैं, ही सॉ सिक मैन, वो एक सिक मैन को देखते हैं, बीमार इंसान को देखते हैं, एक फ्यूनरल को देखते हैं, एक बूढ़ी इंसान को देखते हैं।
फ्यूनरल को देखते हैं, जब चिता वगैरह लेके जाते हैं उसको देखते हैं, और एक मॉन्क को देखते हैं जो कि भीख मांग रहा था। ऑल दीज साइट्स अफेक्टेड हिम बैडली। ये सब चीज़ें देख के उसको बड़ा दुख हुआ। किसको? सिद्धार्थ को। गौतम बुद्धा नहीं बोलेंगे, सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और बहुत ज़्यादा अंदर से वो टूट गए ये सब चीज़ को देखे, क्योंकि वो हमेशा महल में रहे, कभी दुख दर्द उन्होंने देखा नहीं था। और जब वो दुख दर्द को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और लाइफ के बारे में सोचने लगते हैं कि लाइफ क्या है। नेक्स्ट, अब वो डिसाइड करते हैं कि अपना घर छोड़ देंगे। ही लेफ्ट होम टू नो अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि इंसान की जो सफरिंग है, इंसान का जो दुख है वो क्यों है, उसको पता करने के लिए वो घर छोड़ देते हैं। ही केप्ट वेंडरिंग फॉर 7 years। एट लास्ट ही सेट डाउन अंडर ट्री। यहाँ पे 6 होगा बेटा, 6 कर देना इसको। ही केप्ट सिटिंग देयर फॉर 6 years। वो एक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। एंड एट लास्ट ही गॉट एनलाइटनमेंट। अब उस ट्री के नीचे बैठ के वो तपस्या करने लगते हैं और फाइनली उसको उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। ट्री, जो जिस ट्री के नीचे वो तपस्या करते हैं, बैठ के साधना करते हैं, उसको बोला जाता है बोधि ट्री। एंड द प्रिंस एज द बुद्धा। और जो इंसान वहाँ पे बैठ के तपस्या कर रहा था, सिद्धार्थ, अब वो सिद्धार्थ ना बन के गौतम बुद्धा बन जाते हैं, उनको बुद्धा बोला जाता है। नेक्स्ट, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन एट द होली सिटी ऑफ बनारस। बनारस में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसको ई कर देंगे, ए गलत है, ई आएगा यहाँ पे। बनारस, ही रिलेटेड द स्टोरी ऑफ अ वुमन नेम्ड कीसा गौतमी हु हैड वो कीसा गौतमी के बारे में बताते हैं, स्टोरी बताते हैं कीसा गौतमी के बारे में। हु हैड अ सन, यहाँ पे काट देंगे, हु हैड अ सन, उसका एक बेटा होता है, उसके बारे में वो स्टोरी बताते हैं। चलिए स्टोरी को देखते हैं क्या स्टोरी के अंदर। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन हु हैड डाइड। वो बच्चा मर जाता है, उसका बेटा। सो शी वॉज इन डीप ग्रीव, वो बहुत दुखी हो जाती है। शी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस आस्किंग फॉर द मेडिसिन दैट वुड गिव लाइफ टू हर सन। पीपल सेड दैट शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस। लोग बोलते हैं कि वो अपनी मतलब पूरी तरह से पागल हो चुकी है, उसका बेटा मर चुका है इसलिए, और वो ये धर धर भटक रही है, घर घर जा रही है ताकि उसका बेटा उसको कोई जीवित कर दे, कोई दवाई उसको जीवित कर दे। शी ऑल्सो वेंट टू बुद्धा, वो बुद्धा के पास भी जाती है। ही एडिड एक सेकेंड, वो बुद्धा के पास भी जाती है जिसे एक वाइज मैन ने भेजा होता है। तो बुद्धा टोल्ड द वुमन, बुद्धा उस औरत को बोलता है, इस लाइन को आप काट देंगे। बुद्धा उस औरत को बोलता है दैट वो उसके बेटे की जान बचा सकता है, लेकिन तभी जब वो उसकी बात माने और उसके जो वो कहे वो करे। बुद्धा ने बोला, बुद्धा टोल्ड द वुमन दैट ही कुड क्योर हर सन इफ़ शी ब्रिंग्स हिम अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। बोलता है कि आपको सिर्फ एक मुट्ठी भर सरसों लेके आनी है। He added that she must bring seeds from a house where no death had ever taken place। बोलता है कि उस घर से लेके आनी है जहाँ कभी कोई इंसान मरा ना हो। At last she realized that the death was the common to end to all lives। The one who is born cannot escape death। अगर कोई इंसान धरती पे पैदा होता है तो वो उसका मरना निश्चित है, वो मरेगा ही। ठीक है, तो उसको लाइफ के और डेथ के बारे में उस औरत को पता चलता है। इसके बाद थ्रू दिस सरमन बुद्धा गेव द मैसेज दैट इट इज़ फ्यूटाइल टू ग्रीव अबाउट डेथ। बोलते हैं कि हमें ज़्यादा उसके बारे में, डेथ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक दिन आनी ही है। द ओनली वे टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड इज़ टू ओवरकम ऑल सॉरोज। अगर हमें शांति पानी है तो सिर्फ हमें अपने दुख दर्द को कम करना पड़ेगा, हमें अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा, तभी हमें वाकई में शांति मिल सकती है। अदरवाइज़ हम बहुत परेशान रहेंगे, हमें अपने दुख बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो हमने माइंड को शांत करें, अपने दिमाग को शांत रखें, हमारे दुख दर्द कम हो जाएंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उस लाइन को काट देंगे। ठीक है, वो लाइंस आगे पीछे हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर हमारा द प्रपोजल। अब तक यहाँ पे अगर आप बने हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही सिंसियर बच्चे हैं और अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर आएगा आपका। चलिए द प्रपोजल देखते हैं। अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर है, मैं बहुत लंबा चैप्टर है, प्ले है एक्चुअली, और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, पर मैं कोशिश करूँगा समझा दूँ।
Lumo visited Stephen Chukov to seek Chukov's 25-year-old daughter Natalia's hand. जो लुमोव है वो स्टीफन चुकोबो के पास जाता है उसकी बेटी से मिलने के लिए, उसका हाथ मांगने के लिए, प्रपोज करने के लिए। चैप्टर का नाम ही है द प्रपोजल, ठीक है। चुकोव वॉज क्यूरियस अबाउट लुमोव्स सडन विजिट। जो चुकोव था वो लुमोव के अचानक आने से थोड़ा सा सरप्राइज था। एंड अम्यूज दैट द यंग मैन हैड कम टू आस्क फॉर मनी। उसको लगता है कि शायद जो ये लुमोव आया है वो पैसे मांगने के लिए आया है। When Chukov came to know about the proposal, he was glad and embraced Lumov. और जब चुकोव को पता लगता है कि लुमोव प्रपोज करने के लिए आया उसकी बेटी के हाथ मांगने के लिए, तो बड़ा खुश होता है। When Natalia came, जब नतल्या आती है लड़की, लुमोव started the conversation about auction meadows मतलब घास के जो मैदान होते हैं, और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में वो लोग बहस करने लगते हैं। घास के मैदान के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में वो लोग बहस करने लगते हैं। कौन? नतल्या और लुमोव और नतल्या उस चीज़ के बारे में बहस करने लगते हैं। आगे देखिए, नतल्या हैड नो आइडिया अबाउट लुमोव्स प्रपोजल, शी ऑब्जेक्टेड दैट द लैंड बिलोंग टू हर फैमिली। नतल्या को नहीं पता था कि वो उसका हाथ मांगने के लिए आया, उसको प्रपोज करने के लिए आया, और वो दोनों उस प्रॉपर्टी को लेके झगड़ने लगते हैं। बोथ ऑफ देम हैड हीटेड आर्ग्यूमेंट, और काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है उन लोगों की। आगे देखते हैं, चुकोव ऑल्सो डिफेम द यंग मैन ऑन द प्रॉपर्टी इशू। जो चुकोव होता है वो भी उसका साथ देता है, मतलब अपनी बेटी का, और वो उस प्रॉपर्टी को लेके उसको काफ़ी जलील सा कर देता है। बीइंग इरिटेटेड लुमोव रश्ड आउट द हाउस। अब इतना परेशान हो जाता है वहाँ से वो कि वो उस घर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। चुबुकोव एक्सीडेंटली टोल्ड नतल्या अबाउट लुमोव्स मैरिज प्रपोजल। और जो उसका फादर होता है चुकोमोव, वो बोलता है कि वो तो प्रपोजल लेकर आया था। इस बात के बाद जब वहाँ से वो चला जाता है, तो फिर देखते हैं, हियरिंग अबाउट द प्रपोजल नतल्या रेगरेटेड इंसल्टिंग लुमोव एंड आस्क्ड हर फादर ब्रिंग लुमोव बैक। और बोलता है कि ठीक है, फादर उसको दोबारा से वापस बुलाइए। लुमोव रिटर्न, नतल्या स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन अबाउट देयर डॉग्स। अब फिर से जब वो वापस आता है तो वो उनकी फिर से आर्गूमेंट हो जाती है, और वो डॉग्स के बारे में बात करें। बोलता है नहीं, स्क्वीज़र जो है उसका डॉग, नतल्या बोलती है स्क्वीज़र डॉग वो ज़्यादा अच्छा है। लुमोव बोलता है कि नहीं, जो मेरा डॉग है गैस वो ज़्यादा अच्छा है, और ये दोनों में फिर से बहस हो जाती है। ऑल द थ्री बिगेन क्वेरलिंग एंड सो लुमोव फेंटेड। और फिर थोड़ी देर के बाद जो लुमोव होता है वो फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। सीइंग दिस नतल्या आस्क्ड हर फादर टू वेक अप लुमोव। और जब वो देखती है फिर फादर को बोलती है, फादर इसकी देखभाल कीजिए उसको, फिर वो होश में लेकर आते हैं। नेक्स्ट ये सारा सीन चलने लगता है। फिर जब वो होश में आता है, सडनली लुमोव मेड अ मूवमेंट। अब एक पल ऐसा आता है कि वो उस पल का इस्तेमाल कर लेता है और उस पल को वो प्रपोजल में बदल देता है। दे ऑफर्ड हिम वाटर टू ड्रिंक, चुकुम्बोव पुट नतल्या's हैंड ऑन हिज हेड। और वो जब पानी पीता है फिर उसके फादर उसका हाथ उसके हाथ में रख देते हैं, और ये जो मोमेंट है वो उसको इस्तेमाल कर लेता है और वो उसको प्रपोज कर देता है। दे एग्री टू मैरी। वो लुमोव और नतल्या शादी के लिए रेडी हो जाते हैं, बट द क्वेरल परसिस्टेड एज नतल्या सेड। पर जो उनके बीच की बहस है वो अभी भी चलती रहती है कि जो स्क्वीज़र है उसका डॉग और जो गैस है उसका डॉग लुमोव का, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। आई होप आपको पूरी फर्स्ट फ्लाइट समझ में आई होगी। ये छोटा सा एफर्ट था आपको समझाने के लिए, मेन पॉइंट्स थे। और इसमें देखिए कई बार काम करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं, स्पेलिंग का भी हो जाता है और टाइपिंग एरर भी हो जाती है। तो उन चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए आप ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। और मैंने कोशिश की है कि आपको सारे चैप्टर समझ में आए। आप अच्छे से इसको 1.5 की स्पीड में या फिर 1.25 की स्पीड में एक बार सुने, फिर दोबारा से सुने, आपको डेफिनेटली ये चैप्टर्स याद हो जाएंगे और अच्छे से आप याद भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक इसको सुना। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें ताकि उनका भी भला हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।